नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि मैं एक लेक्चर अपलोड किया था, जो दरअसल इस बात को लेकर था, इस टॉपिक पे था कि भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या-क्या कारण रहे। उसी के प्रारूप में आज मैं उसी तमाम टॉपिक्स को एक एमसीक्यू फॉर्म में लाया हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो इस एमसीक्यू को लगाने से पहले वीडियो को आप देख लें। हो सकता है तो मैं यहाँ जब आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ आपको ये वीडियो दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसे एडजस्ट कर पाया तो। आप उसको देखें पहले, उसके बाद एमसीक्यू लगाएँ ताकि आपकी जो क्लीयरेंस है रिस्पेक्ट टू टॉपिक वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो सके, समझदारी बन सके। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के पहले प्रयास में, चूँकि मेरा ऐसा किसी भी प्रकार का विगत अनुभव नहीं है कि मैं एमसीक्यू के माध्यम से तमाम बातें करूँ। देखता हूँ कैसी चुनौतियाँ आती हैं। बहरहाल, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और प्रश्न के प्रारूप में पहला प्रश्न है, दरअसल आप पर की जो हेडलाइन है वो देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एपीएससी प्रीलिम्स। दरअसल मुझे यहाँ ये लिख देना चाहिए था कि टॉपिक क्या है। कोई नहीं, मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। बहरहाल, टॉपिक है भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसके शुरुआत से संबंधित बातें। शुरुआत कैसे हुई? मैंने कल ही इसके बारे में विस्तार से बताया। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। चलिए, बिना देर किए अपने पहले प्रश्न की ओर आते हैं और पहला प्रश्न ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं सॉरी ब्रिटिशों द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा के परिचय का प्राथमिक प्रभाव क्या था? मतलब ये है कि जो, हालाँकि चलिए व्याख्या में इसे विस्तार से देखेंगे। इसके जो सॉरी पहला ऑप्शन है, इसने पारंपरिक उद्योगों के पतन का कारण बना। क्या ये हो सकता है? दूसरा है, इसने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया। तीसरा है, बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाया। और चौथा, धार्मिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि कल हम लोगों ने ये बात देखा था, तो कि नेक्स्ट स्लाइड में शायद आपको थोड़ा-सा पता चल सके। इसने भारतीयों की स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया। आंसर इसका ये हो जाएगा बी। व्याख्या के तौर पे थोड़ा-सा देखें तो ब्रिटिशर्सों द्वारा पश्चिमी शिक्षा के परिचय ने भारतीयों को रूसो और मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर इन जैसे महान विचारकों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता जैसे जो लोकतांत्रिक शब्द हैं, उनसे परिचित कराया गया दरअसल भारतीयों को। तो इसका आंसर ये हो गया। अंग्रेजी में अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लें। अगर मैं इसे दोबारा ये करूँ तो थोड़ा-सा हो सकता है टाइम टेकिंग भी हो और इरिटेटिंग भी हो। तो उनके लिए सॉरी, पर हाँ, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे पुश करके वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अपने पहले सवाल पे, इसका आंसर क्या हो गया? बी। इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग को किन विचारकों ने प्रभावित किया? आपको ध्यान रखना है, सॉरी, कि दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, को किन विचारकों ने प्रभावित किया? कार्ल मार्क्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? आपको ऐसा लग रहा होगा साथियों देख करके प्राइमा फेसी में कि इसके आंसर तो सभी होने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कार्ल मार्क्स ने भी भारतीय समाज को दरअसल प्रभावित किया। महात्मा गांधी के बारे में हम सभी अवगत हैं। स्वामी विवेकानंद के भी जो विचार हैं उनसे प्रभावित हुए हमारे समाज। लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग जो हैं वो दरअसल अ, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के माध्यम से ही जो है प्रभाव पड़ा। व्हिच मीन्स आप कह सकते हो शिक्षित मध्यम वर्ग प्रभावित हुए किनसे? रूसो से, मॉन्टेस्क्यू से और वोल्टेयर से। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए इसको थोड़ा-सा व्याख्या के तौर पे देख लें। आंसर तो बी हो गया। इन विचारकों ने भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों से प्रभावित किया। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न 3, अ, ब्रिटिश नीतियों का पारंपरिक भारतीय उद्योगों पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा? मतलब ये कि जो भी ब्रिटिशर्स द्वारा पॉलिसी बनाए जा रहे थे, उनके माध्यम से जो ट्रेडिशनल उद्योग रहे दरअसल, क्या ये ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, उन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहली बात, वे भारतीय शासन के तहत फले-फूले? आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही सिचुएशन थी, मतलब क्या ही समस्याएँ थी। दूसरा, वे अपरिवर्तित रहे? ये भी नहीं हो सकता है। चौथा, वे आधुनिक हुए और अत्यधिक कुशल हो गए? ऐसा भी नहीं है। उनका पतन हुआ और जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। दरअसल यही बातें कही जा रही थी साथियों, जब ब्रिटिशर्स द्वारा नीति हमारे देश के अंतर्गत, हमारे समाज के अंतर्गत इम्प्लीमेंट की जा रही थी,
क्रियान्वित की जा रही थी, उस वक़्त क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल व्हिच मीन्स जो पारंपरिक उद्योग रहे, उनका विनाश हुआ। वो कैसे? क्योंकि जो भी नीति रहे थे, क्योंकि उनका प्रथम जो प्रयास था, भारत के व्यापारियों के माध्यम से भारत में अपने व्यापार के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना। और चूँकि एक वक़्त के बाद उनकी नीतियाँ भी प्रभावी होने लगी थी भारतीय समाज में, उनकी नीतियों का जो कारण था, दरअसल यूँ कहें नीति का जो लक्ष्य था, वो था भारतीय बाज़ार को अपने हक में मोड़ना। तो उनकी जो भी वस्तु बनती थी, जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होते थे, उनको वरीयता देने हेतु मतलब इस तरीके से पॉलिसी लाई जाती थी ताकि उनकी वस्तुओं को वरीयता मिले। और जहाँ तक संभव हो पाए उन्होंने बहुत दमनकारी प्रभाव से, दमनकारी प्रकार की नीतियों के माध्यम से भारतीय जो उद्योग है उसको दबाने का प्रयास किया और अंततः बेरोजगारी की समस्या हुई। बेरोजगारी होगी तो स्वभावतः गरीबी आएगा और इस तरीके से आप कह सकते हो इसका आंसर सी होगा कि इनकी नीतियों के माध्यम से पतन हुआ किस चीज़ का? उद्योगों का, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। इसका आंसर सी मैंने जैसा कि आपको बताया पतन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक भारतीय उद्योगों का पतन हुआ जिसके बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। हालाँकि इसे हमने देख लिया। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधारों ने भारतीय विरासत पर गर्व और एकता पर जोर दिया? आप इसे फिर से एक बार देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधारक ने भारतीय विरासत पर गर्व और एकता पर जोर देने को कहा? तो दादा भाई नौरोजी क्या हो सकते हैं? आप एक बार हो सकता है तो वीडियो रोक करके पुश करके आप आंसर दे सके कमेंट में। दूसरा है राजा राम मोहन राय ऑप्शन में, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन है जिन्होंने गर्व की बात कही, विरासत पे विरासत जो है उसकी बात करने की जो है उनको स्थान देने का बात कहा? तो इसका आंसर तकरीबन मेरे अनुसार से ये हो जाना चाहिए राजा राम मोहन राय, है ना? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। खैर, अगर चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्तर से माइन्यूट लेवल पर अगर चीज़ों को देखेंगे, तो अंततः आपको समस्याएँ कम होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीयरेंस बढ़ेगी। मतलब कहते हैं ना कि दुविधा का स्थिति ना होना, वैसी स्थिति होगी। अगर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जैसा कि मैं थोड़ा-सा अगर इनके बारे में बात करूँ, तो आपको पता होगा ये दरअसल विरासत की बात कम और आर्थिक जो धन बहिर्गमन थे, उनकी ज़्यादा बात करते थे। जो भी आर्थिक नीति रही ब्रिटिशर्स द्वारा, उनकी आलोचना करके लोगों में जागरूकता फैलाने का काम जागरूक है ना, जागरूकता लाने का काम दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जाता था। इनके माध्यम से जो भारत की विरासत रही, उस पे गर्व करने की बात कही जाती रही। इन्होंने भारत के जो सांस्कृतिक अ, महत्व थे, उन महत्व को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे लोग प्रभावित होकर गौरवान्वित फ़ील करें और अंततः एकता बनी रहे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। थोड़ा-सा अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात कर लें कि इनकी क्या योगदान रही, तो शुरू में जब तकरीबन हालाँकि इनकी मृत्यु तो 90 आपको पता होगा शायद 1925 1925 में हो गया। भारत सभा करके जिसको अंग्रेजी में दरअसल हिंदी कई अर्थों में इसका लिखा जाता है। इंडियन नेशनल मैं लिख दूँ कहाँ पे? यहाँ। इंडियन नेशनल सॉरी IAN इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसकी स्थापना की थी। आपको पूछा जा सकता है कहीं पीसीएस वगैरह में कि दादा भाई नौरोजी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। हालाँकि ये बात कही जाती है कि बाद में तकरीबन ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। तो हमने क्या देखा कि सामाजिक सुधार की बात किसने कही थी? जिस सुधार में विरासत और गर्व की बात कही जाए, वो थे राजा राम मोहन राय। इनकी क्या भूमिका थी? आर्थिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को उजागर करना। इनकी क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये तकरीबन 1917 में तो एनी बेसेंट की थी। 16 में दरअसल अप्रैल के महीने में इन्होंने 1916 में एक आप कह सकते हो, वो क्या कहते हैं हम लोग होम होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना? होम रूल लीग की स्थापना, है ना? दरअसल आपको ये जानना है कि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्वराज, इसका लक्ष्य था स्वतंत्रता, इसका लक्ष्य था ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर करना। और आप मतलब आप कह सकते हो एकेडमिक सेंस में मतलब एक चीज़ कही जाती है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो चाहते थे कि पूरे तरीके से ये भारत से निष्कासित हो जाए। बहरहाल, तो ये इनकी कुछ बातें थी। इनके लिए एक छोटा-सा फैक्ट क्या था कि अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। जैसे क्या था? स्वराज की स्थापना। बहरहाल
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसका आंसर बी, राजा राममोहन राय हो गया ये तो, ठीक है। 5वां सवाल है, 1885 में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किस संगठन का जो है गठन किया गया था? पहला है भारतीय वायुसेना, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय सेना, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, चौथा है स्वराज पार्टी। साथियों, मैंने जो आपको बताया भी था कि किसी भी संगठन का जो फॉर्मेशन है वो क्यों किया जाता है। तो कई बातें मैंने कही थी जिसमें से एक बात ये था कि अ, अपनी बात को रखने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, मतलब जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं उस मुद्दे को एक बड़े पैमाने पे एक साथ लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए किसी भी गठन किसी भी संगठन की बात की जाती है। और अभी वर्तमान में जैसा कि आपको मैंने उसमें बताया था शायद कि आज के जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू या कहीं भी कि क्यों बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियां, उनकी क्या क्यों आवश्यकता है, कई उत्तर में आपके ये उत्तर हो सकते हैं कि अपने बातों को रखने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, जिसे ही दरअसल राजनीतिक संगठन कह दे या जो जो भी आप कह सकते हो। बहरहाल, तो अ, अगर मैं इसकी थोड़ी सी नीचे से आता हूँ, दरअसल स्वराज पार्टी, आपको पता होगा स्वराज पार्टी क्या थी? इनकी स्थापना किसने किया था? अगर आपको पता है तो आप वीडियो को रोक करके आप बता सकते हो। दरअसल इसकी स्थापना जनवरी यदि मैं सही हूँ तो 1 जनवरी 1923 में की गई थी। इनके 2 लोग थे, एक चित्तरंजन दास और एक नेहरू। नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू, नेहरू के पिताजी। 2 लोगों ने 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इनकी भी क्या उद्देश्य रही? क्योंकि विस्तार में जाऊँगा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं इन पार्टियों का भी उद्देश्य था स्वराज, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अपने राज्य की बात करना, अपनी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, उसको हासिल करने का प्रयास करना। अब आते हैं अखिल को मिटाऊँ? मिटेगा कैसे? इरेज़र से ना? हाँ। अगर मैं आऊँ अब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पे, तो आप मैं बताऊँ उससे पहले आप चाहे तो सोच सकते हैं, क्या आपको पता था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, 1 सेकंड। अ, मुस्लिम लीग की स्थापना दरअसल आपको पता होगा दिसंबर का महीना है रहा था और 1906 मतलब 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दरअसल इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आंसर मेरा यही है कि वर्तमान में मतलब सॉरी कालांतर में जो मुद्दा चल रहे थे, जो संघर्ष चल रहे थे, उन मुद्दों को स्थापित तरीके से यूँ कहें तो एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार के सामने रखने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब है, एक और बातें कही जाती है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ये क्या है? तो ये कैप्टन दरअसल, अगर मैं ये क्या कहूँ, कैप्टन का नाम दरअसल मेरे ज़हन में नहीं है, पर कोई नहीं। अगर जैसे मनमोहन सिंह थे ना, वैसे ही कुछ था। मोहन सिंह, सॉरी, हाँ। मोहन सिंह करके कोई कैप्टन मतलब कैप्टन थे, उनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय सेना का सिंगापुर में, है ना? सिंगापुर में स्थापना किया गया था। 1940 1942 में दरअसल, हाँ, 1942 में। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के माध्यम से। लेकिन साथियों, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जापान और भारत की उस वक़्त जो स्थिति थी, दोनों में मतभेद हो गई इस बात को लेकर और अंततः इसे विलय मतलब खंडित कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ये बात भी कही जाती है, पूछी जाती है दरअसल कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई थी, ये जापान में और जो विदेश दरअसल जो पश्चिमी पूर्वी है ना, पूर्वी एशिया के जो बंदी थे, दरअसल भारतीय बंदी राजनीतिक रूप से बंद थे, उनको करके मतलब उनको इकट्ठा करके ये चीज़ें स्थापित की गई थी। हालाँकि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर चूँकि मैंने अगर ऑप्शन में डाला था इसीलिए, ताकि मैं भी रिविज़न कर सकूँ, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। मतलब किसी पीसीएस में, शायद यूपी पीसीएस में। बहरहाल, चलिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका आंसर तो मैंने बताया 1885 में। चलिए ठीक है, व्याख्या तो देखने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा ही हमने व्याख्या कर दी। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न है 1857 के विद्रोह का भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या महत्व है? आप इसे सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे ना देखें, कहीं न कहीं आपको एक मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल दिख जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा अचंभा होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 1857 को कई पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। वजह इसलिए चूँकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का एक अहम हिस्सा है, अहम मोड़ है आप कह सकते हो।
और चूँकि हर साल प्रश्न बनाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं प्रश्न की जो डाइवर्सिटी है वो बनेगी ही। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके अल्टर तरीके से जितना ज़्यादा हो सके आप बहुआयामी क्षेत्र जिसे कहते हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उस तरीके से भी आप देखकर इस सवाल को कर सकते हैं। बहरहाल आइए सवाल के जवाब के को देखते हैं। पहला है दरअसल क्वेश्चन फिर से मैं कर दूँ 1857 के विद्रोह का भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या महत्व था? इसने ब्रिटिश शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। आप बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसने प्रतिरोध और राष्ट्रवाद के बीज बोए, हो सकता है, अभी इसको छोड़ देते हैं। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी आंसर हो सकता है, छोड़ देते हैं। इसका भारतीय राष्ट्रवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है क्या? उतनी बड़ी जनसंख्या, उतनी बड़ी बगावत से थोड़ा-सा भी राष्ट्रवाद पे प्रभाव ना पड़े, ये कहना शायद अतिशयोक्ति। बहरहाल आइए देखते हैं इनका प्रतिरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का प्रशस्त हुआ नहीं। क्योंकि ये तकरीबन 1857 के यहाँ से तकरीबन 20 साल बाद जो कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। अगर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष पे पड़ता ही तो 2, 3, 4 सालों में हो जाता है, 20 साल थोड़ी लगता है होने में। इसका मतलब इसका कारण ये नहीं हो सकता है। तो आंसर है वो ये है और ये बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए भी करती है क्योंकि शुरुआत में दरअसल हम आज जिस मुद्दा के साथ, जिस अवधारणा के साथ, जिस परिकल्पना के साथ जुड़े हैं, वो दरअसल राष्ट्रवाद ही है। और इस राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है दरअसल 1857 की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ। आप कह सकते हो बीजारोपण वहीं से शुरू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा इसने प्रतिरोध और राष्ट्रवाद के बीज बोए। जो बीज फला-फूला और आगे चल कर के राष्ट्रवाद जैसी जो विचार है वो प्रभावित हुआ और ज़्यादा लोगों में ये बातें फैली और अंततः हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। बहरहाल तो ये चीज़ें रहीं, हमने देख लिया। अब है 7वां भारत में राष्ट्रवादी विचार के प्रभाव में किन समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? स्वाभाविक तौर पे जब भी मैंने कल भी इस बात को डिस्कस किया था कि अनेक कारणों में एक कारण ये था कि विचार जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेंगे द्रुत गति से, संभवतः किसी भी प्रकार की विचारधारा का सघन रूप नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि राष्ट्रवादी एक विचार है, संघर्ष का एक विचार आप कह सकते हो, भाईचारा एक विचार है, अपने देश के प्रति संघर्ष करना भी एक तरीके का विचार है। इन विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं आपको प्रसार हेतु समाचार पत्रों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आज भले ही इसकी उपयोगिता खत्म तो नहीं हुई, आप कह सकते हैं, बिल्कुल इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि खत्म हो गई। लेकिन मीडिया, मल्टीमीडिया के सोशल मीडिया के आ जाने मात्र से इसकी भूमिका थोड़ी बहुत कमी है। जैसे आज मैं अगर आप लोग देख रहे होंगे तो शायद ही लोग होंगे जो पेपर को प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे। मतलब जो भी 2, 4, 5 पेपर होते हैं ना, जो न्यूज़पेपर हैं उनको देखा होगा आपने। लेकिन 2-3 न्यूज़ ज़रूर आपने देख लिया होगा चैनल को कि जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कही जा रही है या नहीं। बहरहाल वही बातें कही जा रही है कि जब भारत में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में किनकी भूमिका रही समाचार पत्रों के पर्सपेक्टिव से देखें तो द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन टेलीग्राफ, द पायनियर एंड द स्टेटमेंट्स। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, द हिंदू, केसरी, अमृत बाजार, जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा, हालाँकि अन्य पत्रिकाएँ भी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोकल लैंग्वेज में, है ना? लोकल लैंग्वेज में प्रसारित की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट बी आंसर द हिंदू, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। व्याख्यान के तौर पे इन समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रवादी विचार के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालाँकि ये भी कहीं न कहीं जो प्रशासन थे उसके चंगुल से प्रॉपर तरीके से नहीं बच पा रहे थे, लेकिन हाँ, फिर भी जो भी यथासंभव था, लोगों तक बातें, विचार पहुँचाने में भूमिका निभाई। अब आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है रेलवे और टेलीग्राफ के विकास ने भारतीय राष्ट्रवाद में कैसे योगदान दिया? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये सब सवाल इसलिए नहीं ला रहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यूँ कहें तो प्रीलिम्स सॉरी प्रीलिम पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ से ये हटा दें और फिर अगर ये मेंस का सवाल लिख दें कि चलिए आपको 150 शब्दों में लिखना है, तो ये मेंस का सवाल बन जाएगा। इसके प्रति की जो विचार है, इसके प्रति का जो लॉजिक है, जो समझदारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, रेलवे और टेलीग्राफ के विकास ने भारतीय राष्ट्रवाद में कैसे योगदान दिया? तो इसने ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाया। आप कुछ हद तक कह सकते हैं, पर चलिए प्रॉपर आंसर तो नहीं ही कहेंगे अभी। इसने भारतीयों को एकजुट होकर संगठित होने में मदद किया। इसने पारंपरिक उद्योगों के पतन का कारण बना। इसका भारतीय राष्ट्रवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं कहूँगा साथियों
इसके ये आंसर छोड़ करके आप किसी भी मतलब ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्या ब्रिटिश को नियंत्रण जो सॉरी इसने ब्रिटिश के नियंत्रण को नहीं बढ़ाया रेलवे टेलीग्राफ के हो जाने से? आप कहेंगे बिल्कुल। और मैं ऐसा इसलिए ऐसे क्वेश्चंस लाया वो इसका पीछे का कारण ये था इस सॉरी क्या मैं कह रहा था? हाँ, ऐसा प्रश्न ऐसा अ, ऑप्शन लाने का कारण सिर्फ यही था कि यूपीएससी में भी ना इसी प्रकार के सवाल आते हैं। आपको लगेगा कि अरे यार तीनों का तीनों तो सही है, लेकिन इनमें से ज़्यादा कौन सही है उस विचार को देखना है और ये तभी आप प्रॉपर तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख पाएँगे जब आप इसके पीछे की जो भी लॉजिक है, जो भी परिकल्पना है उसको आपने बेहतर तरीके से परिकल्पित किया होगा तो तभी ऐसे आंसर बन पाएँगे। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा दरअसल बी व्हिच मीन्स इसने भारतीयों को एकजुट होकर संगठित होने में मदद की। कैसे? वही बातें हुई कि कम समय में अगर मान लिया जाए दिल्ली से और जैसा कि अब मान लीजिए ये भारत है ना, यहाँ यहाँ दिल्ली है और यहाँ बंगाल है। अगर मैं थोड़ा-सा वो करूँ तो, यहाँ से यहाँ अगर लोगों को आना है या फिर अपनी बातों को पहुँचाना है, तो स्वाभाविक तौर पे अगर रेलवे ना हो, टेलीग्राफ ना हो, चलिए रेलवे के माध्यम से आप मैन्युअली पहुँच जाएँगे, अपने विचार को पहुँचाने के लिए टेलीग्राफ का यूज़ करेंगे। तो जितना जल्दी सूचनाओं का संप्रेषण होगा, उतनी ही संगठन मजबूत होगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे होने से मतलब रेलवे और टेलीग्राफ के विकास हो जाने के बाद से विशेष तौर पे संगठित होने का जो काम था, वो आसान हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपने देख लिया आंसर बी। 9वाँ व्हिच मीन्स 9th सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय घटना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरित किया, है ना? मैंने कई घटनाओं का ज़िक्र किया था उस वक़्त। आइए देखते हैं, पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है अमेरिकी क्रांति, तीसरी है रूसी क्रांति, चौथा है चीनी क्रांति। इनमें से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने तत्कालिक जो स्वतंत्रता संग्राम थे, उनको और भी प्रॉपर तरीके से सघन करने में यूँ कहें तो प्रेरित किया। हालाँकि इनमें से फिर मैं ये कहूँगा फ्रांसीसी क्रांति भी आप कह सकते हो, लेकिन तत्कालिक तौर में जो सबसे ज़्यादा विशेष तौर पे भारतीय समाज को प्रेरित किया वो थी अमेरिकी क्रांति। तो मैंने आपको बताया भी था। अगर फिर से चलिए मैं बता देता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आप वीडियो को पहले एक बार रोक लें, उसके बाद कर सकते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? दरअसल ये तो 1775 में शुरू हुई थी और 8 साल तक चली थी ना, तो क्या हो जाएगा 1775 से 1783 तक ये चला था, है ना? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। रूसी की क्रांति कब हुई थी? ये तो शायद सबको आपको पता होगा, कब हुई थी? 1917। चीन की क्रांति पता है आप लोग को? चीन की क्रांति दरअसल इसमें विवाद रहता है, मैं 1911 लिखता हूँ, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे विशेष तौर पे एनसीईआरटी में तो कई बातें मतलब मैं वहीं से ये बातें लिया। 1911 में तो चीन की क्रांति हुई, लेकिन बाद में एक बार फिर से चीनी क्रांति की बात कही जाती है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जो क्रांति है उसको बात कहा जाता है। वो ये होता है 1945 में, यानी कि 1945 में चीनी क्रांति दोबारा होती है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक जो क्रांति हुई। तो आंसर इसका हालाँकि जब भी आप देखेंगे तो 1911 ही होगा। बहरहाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 9th का बी यानी कि अमेरिकी क्रांति। फिर से मैं रिवीजन कर दूँ, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1775, 1783, रूसी क्रांति 1917 और चीन की क्रांति 1911। ये तो मैं एनसीईआरटी में देखा तब पता चला। बहरहाल, अब है व्याख्या में कुछ विशेष। अमेरिकी क्रांति ने भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता संग्राम की तरफ प्रेरित किया। थोड़ा-सा अगर मैं ये बता दूँ कि कैसे, अगर आपके मन में थोड़ा-सा अगर वो सवाल उठा होगा कैसे किया होगा? जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि कोई 2 लोग हैं भाई, मतलब कोई 2 लोग हैं और तीसरा व्यक्ति के माध्यम से ये सताए जा रहे हैं, है ना? और अगर ये दोनों जो सताए जा रहे हैं, कोई एक लड़ता है और जीत जाता है, तो दूसरे के अंदर भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आती है कि भाई हम भी जीत सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। अमेरिका भी सताया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और भारत भी सताया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो अमेरिका ने संगठित होकर के अमेरिकी क्रांति को यूँ कहें तो जन्म दिया, यूँ कहें तो इजाद किया, लड़ाई की और अंततः 1783 के आसपास सत्ता अपने हाथ में ले ली। भारत में इसी समय लोगों में जागरूकता आई, लोगों में विश्वास बढ़ा और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम और मजबूत तरीके से आगे बढ़ने
लगा। तो चलिए 10वां और अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक लास्ट सवाल। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ सामाजिक सुधार नहीं था? क्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा सामाजिक सुधारक नहीं था, है ना? सामाजिक सुधारक नहीं था। राजा राम मोहन राय थे? शायद थे, आप हाँ कह सकते हो। वैसे आंसर यही है पर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद थे? हाँ, ये भी थे। ज्योतिबा फूले थे? ये भी थे। ये लॉर्ड कर्जन जो है, ये नहीं थे और ये इसका आंसर हो जाएगा डी। आप कहेंगे कि मैं इसको क्यों रखा? तो इसलिए क्योंकि ऐसे भी सवाल आते हैं लेकिन मुझे ऑप्शन स्पॉट ये किया जाना चाहिए था बहरहाल। लॉर्ड कर्जन अ, इसी के समय 1905 में दरअसल क्या उसको कहते हैं बंगाल विभाजन हुआ। आप इसका ये बता सकते हो? बंगाल विभाजन, इसका कार्यकाल बता सकते हो मतलब कब से कब आया ये? आप देख लेना एक बार, मुझे पता है आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ। ये 6 सालों के लिए आया था, 1899 से लेकर के 1905 तक की इसकी समयावधि थी और ये जो थे हमारे देश के या यूँ कह लें हमारे समाज के सुधार हेतु अ, के ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि कहीं न कहीं ये तो सुधार कर ही रहा था, लेकिन ये सुधार जो दरअसल ब्रिटिशर्स जो है ना उनके पक्ष में थे। जो भी नीतियाँ बन रही थी, जो भी सामाजिक सुधार या आदि जो भी किए जा रहे थे, उनका सिर्फ़ ये मकसद था कि उनके पक्ष में जाए, ब्रिटिशर्स के पक्ष में जाए। तो ये थे आज के 10 सवाल जो मुझे लगता है कि इसमें से अगर आप इस तरीके से ऑप्शन को भी इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, तो स्वभावतः आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कोई सुधारक नहीं था, लॉर्ड कर्ज़न। तो अ, थैंक यू मतलब ये 10 सवाल थे। अंततः एक मार्मिक अपील आपसे कि आप लोग वीडियो तो देखते हो दरअसल और मैं ये देख रहा था कि जो व्यूअर्स हैं वो दरअसल तकरीबन पिछले वाले वीडियो में बता रहा 90% जो व्यूज़ गए वो नॉन सब्सक्राइबर का व्हिच मीन्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था और 10% के आस-पास सब्सक्राइबर। तो कोई बात नहीं, आप व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको घंटा शायद कहते हैं, इसको ज़रूर दबाएँ। बहरहाल लाइक, शेयर फिर मैं ये कहूँगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें आपके कुछ काम की है, आप लाभान्वित हो रहे हैं तो ज़रूर ऐसा करें। बहरहाल अंततः बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रयास के साथ।